क्वेश्चन नंबर 1 में आपने थोड़ा सा इसको है ना थोड़ा मैनिपुलेट तो करना ही था कि जो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को पहचाने एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स कब आ सकता है कि अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, और वो कहीं ना कहीं आगे में भी एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर की लिमिट्स वगैरह दी हुई हैं, तो वहां से भी थोड़ा सा जजमेंट लगाया जा सकता था कि एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बारे में यहाँ पे बात रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसका 2 टाइम्स, राइट? तो 2 टाइम्स अगर किया जाएगा तब बन के आएगा, और साथ में जो राइट हैंड साइड में 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। इतना क्लियर? ठीक, इंटीग्रेट ही करना है डायरेक्टली। इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा गलत रहेगा, देखिए अगर अगर आपको लिमिट्स पता है फिर तो ठीक है, अगर आपको लिमिट्स पता है तब तो ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कहना कि अगर if f of x is greater than gx, this implies integration of fx into dx will be greater than integration of gx into dx, ये कहना गलत होगा इनडेफिनेट के केस में। डेफिनेट के केस में यहाँ पे लिमिट्स आ जाती हैं, तो उस वजह से वहां पे वो बात सही हो जाती है। इनडेफिनेट के केस में ये कहना गलत है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। क्या पता स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से आप इसको स्टार्ट करना चाहें gx पहले एफ एक्स से ज्यादा हो, मतलब वो पॉइंट्स अलग अलग है। ओके ओके सर। तो इनडेफिनेट के केस में इसको कहना गलत होगा, तो उसकी बजाय आपको इसमें ये पहचानना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो इस 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके और ये पूरे के पूरे टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ बेटा साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ओके यस सर। तो अब इसका जो स्लोप है वो हमेशा इससे ज्यादा हो गया, तो अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है, अगर इसका डिफरेंशिएशन हमेशा इससे ज्यादा है, तो अब एक्सटेंडिंग टू x1 के ऊपर अगर हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं तो क्या बन के आएगा, एक बार देख लेते हैं। तो एक्सटेंडिंग टू x1 के ऊपर अगर लिमिट निकालेंगे तो क्या बन के आएगा बेटा, ये एफ ऑफ x1 हो जाएगा, एफ ऑफ x1 का होल स्क्वायर, उसकी लिमिट आपको 1 दी है, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूं तो ये जो फंक्शन है उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस सॉरी साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक, तो इसकी लिमिट जो है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी, इसको है ना फॉर द टाइमिंग एच एक्स मान लेते हैं, तो एच एक्स वन अगर कैलकुलेट करना चाहें, लिमिट है एच एक्स वन बेसिकली, तो हमारी आएगी पाई बाय 2 माइनस x1 स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग इसकी लिमिट अगर आप x2 पे निकालना चाहेंगे तो x2 पे लिमिट क्या आएगी, एफ ऑफ x2 की वैल्यू, एफ ऑफ x2 का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू हाफ दी है, उसकी लिमिट जो है, तो वो हाफ साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, पाई बाय 6 होता है, तो पाई बाय 6 माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक, इतना क्लियर है? अब ये जो hx फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन विच इज h डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब hx क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। यस सर। और अगर hx इंक्रीजिंग है तो क्योंकि x2 जो इनपुट है वो x1 से ज्यादा है, क्योंकि वो अगर x1, x2 इंटरवल लिखा है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो इंटरवल में ज्यादा वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है ना, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो फिर h ऑफ x2 भी क्या होगा? वो h ऑफ x1 से ज्यादा होगा। That means pi by 6 minus x2 square will be greater than pi by 2 minus x1 square, तो x1 को इधर ले आओ, तो ये pi by 3 आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू pi by 3 हो गई। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे हमें खैर इक्वालिटी लगा देनी चाहिए, तो गलत नहीं होगा कि अगर ये स्लोप 0 भी हो जाए तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, उस केस में इन दोनों डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट बराबर भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम लोग इतना कह सकते हैं कि h ऑफ x2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h ऑफ x1, राइट? तो इक्वालिटी भी लगा देनी चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन ने है ना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली है ना काफी टफ है, तो इसमें तो मैनिपुलेशन बहुत सारी है जी, तो नो डाउट ये काफी टफ रहेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर इसका आंसर सी होना चाहिए। 34 होना चाहिए। मेरा भी 34। यस सर मेरा भी 34 है। यस सर मेरा भी। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। 34 होना चाहिए। ओके, उसका रीजन क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? पहले तो इन सारे नंबरों का सम करके देखो एक बार क्या है, कितना आएगा? 8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है। ओके, सर केस में किया था इसको तो अगर आप a प्लस बी प्लस c प्लस डी को तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, यस सर मेरा भी 32 ही आ रहा था। और e प्लस f, मतलब इसमें ना है तो ये 8 नंबर, लेकिन उसमें 4 नंबर एक मतलब एक साथ हैं और 4 नंबर एक साथ हैं, तो आप क्या कर सकते हो इनको, मतलब जो ABCD वाले टर्म है उनको क्लब करके x लिख लो, जो EFGH वाले टर्म है वो y लिख लो। स्क्वायर माइनस। यस मतलब बेसिकली आप इन्हें 2 नंबरों में ब्रेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिखने में 8 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में 8 की तरह ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इजीली ये प्लस बी प्लस टी प्लस डी है ना, उनका स्क्वायर, उनको सब एक x से है ना रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो ये x, तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें तो ये x प्लस वाई आपका 8 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, जिसमें हम लोग y को 8 माइनस एक्स लिख लेंगे। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए स्क्वायर ओपन कर लो, और 0 यहाँ पे बेटा हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग भी बनाएंगे। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है इसमें, लेकिन परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाना बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैं परफेक्ट स्क्वायरिंग ही फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर डिफरेंशिएट भी करना चाहते तो भी ठीक ही था, तो इसमें रह जाएगा। सर आप इसको दोबारा बता दो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या समझ में आया नहीं है बेटा, ये बताइए। सर एक्स और वाई मतलब लेने की जरूरत क्या है? देखिए आपको टोटल 8 एलिमेंट्स दिए गए, अगर आप 8 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सोचेंगे ना, तो आपको सोचने में बहुत टफ लगेगा। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि मैं 4 एलिमेंट्स जो ABCD हैं उनको एक सिंगल वेरिएबल x से रिप्लेस कर सकता हूं, और जो बाकी के 4 एलिमेंट हैं उनको सिंगल वेरिएबल y के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो उससे बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो 8 वेरिएबल में दिखने की बजाय 2 में रह गया ना, और उन दोनों में भी आपस में एक रिलेशन है।
कि x plus y is equals to 8। ओके सर। ठीक है ना। अदरवाइज हमें यहाँ पे शायद पेपर में अगर सोचते हैं तो शायद हम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल के सोचते हैं कि चलो ये वैल्यू डाल देते हैं, ये वाली डाल देते हैं। शायद आप लोगों ने इतना सोच लिया होगा कि भाई a प्लस बी प्लस डी जितना छोटा से छोटा रख दें, सिमिलरली a प्लस एफ प्लस जी प्लस एच जितना छोटा से छोटा रख लें, उनका स्क्वायर का सम है ना छोटा आएगा, है ना। मतलब Yes, sir. somehow इस वे में है ना हम लोग वैल्यूज डालने का ट्राई करते हैं। लेकिन हम लोग उस तरीके से करेंगे तो है ना हमें मतलब 8 वेरिएबल की तरह लगेगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 में ही वेरिएबल में है ना क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें उनमें भी आपस में एक रिलेशन बन गया है। तो इस वे से मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के इस फंक्शन को बना लिया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 32। 32। अब इस मिनिमम वैल्यू के लिए एक चीज इंश्योर करनी जरूरी है कि ये जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना वो एट x इक्वल्स टू 4 मिलेगी। क्या x इक्वल्स टू 4 आपका बन सकता है? देखिए अगर x इक्वल्स टू 4 आपका बन सकता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ जी ये मिनिमम वैल्यू 32 भी मिल जाएगी। अगर x इक्वल्स टू 4 नहीं बन सकता, x इक्वल्स टू 4 के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हमें है ना ऑब्वियसली थोड़ा जो हायर नंबर है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है ना 34 या 40 है ना, तो उनके बारे में शायद सोचना पड़ सकता है कि क्या पता वो बन के आ जाए। ओके, तो उसके लिए जरूरी है आप एक बार ये चेक कर लो कि ये जो a प्लस बी प्लस डी सी प्लस डी हमने x माना था, तो क्या इनका नेट सम हम लोग 4 के बराबर कर सकते हैं? क्या हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरीके से मिल सकता है? सर हाँ जी, मैंने AMGM से करा था, उससे भी 32 आ गया था। ओके ओके सही है। लेकिन उसमें क्या फिर AMGM क्या आपने ए बी सी डी भी लगाया था क्या? सर जैसे आपने x और y लिया तो फिर वो इक्वल टू हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। हाँ ओके ओके ठीक है, वो तो फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे लगा दिया आपने। तो ठीक है सही है बेटा। मेरी एक गलती हो जाएगी इसमें, क्योंकि मैं x और y को पॉजिटिव अज्यूम कर रही हूँ। मुझे नहीं वही चीज कंफर्म करनी थी। मेरा नहीं, आंसर आपने अगर आपने ऐसा लिखा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2xy, ऐसा लिखा है ना? यस सर। तो आपने बेटा AMGM एक्स और वाई पे नहीं लगाया, आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे लगाया है, तो सही है। आपने AMGM एक्स और वाई पे नहीं लगाया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे लगाया है। आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट, इस तरीके से। ओके, तो खैर इसमें है ना इस तरीके से कर लेंगे या डिफरेंशिएशन के तरीके से कर लेंगे तो वो मतलब वो जो डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक बार मुझे ये इंश्योर करा दो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या 4 के बराबर हो सकता है? ये सर हो सकता है सर। सर -5 2 -7 और 6 को लेके 2 6 सही बात है। -7 -5 नहीं, 2 और 6 को लेके कैसे होगा? वो तो -4 आ जाएगा बेटा, हमें +4 चाहिए। तो -4 आ रहा है सर -7 13 6 और 4 ले लेंगे। तो नहीं बन रहा सर। हाँ वो भी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो मैंने AMGM ऐसे नहीं लगाया था। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिखा। तो मैंने x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई किया, फिर दोनों जगह स्क्वायर किया। ओके तो फिर 2xy हमारा x प्लस वाई के होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से रिप्लेस हो गया। ओके, तो सर इसमें x और y पॉजिटिव मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उसमें तो फिर मानना पड़ेगा। तो ये मेथड गलत हो गया। बिल्कुल, मतलब
आपका आंसर जो आ रहा है वो डेफिनेटली दोनों के पॉजिटिव पे आ रहा है, लेकिन पहले से पॉजिटिव मान के चलेंगे तो फिर वो स्टेप गलत हो गया। उसकी जगह है ना आप ये वाला मेथड करें तो ज्यादा बेटर है। ओके मतलब आई थिंक इसमें तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, सीधा सीधा y को x के टर्म में निकालिए, x में क्वाड्रेटिक बन के आ रही है। ठीक है, अच्छा इसमें x की वैल्यू +4 बन पाएगी। 13 अगर मैं 13 को किसी के साथ 13 और 7 सर 3 तो आ रहा है, उसका नहीं समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सर। x के 4 होने की पॉसिबिलिटी कहीं से भी नहीं सर है। 1 आ रहा है मिनिमम। वैसे 4 नहीं आ रहा। नहीं 1 नहीं। अब अक्षित बेटा क्वेश्चन को मेरे समझो कि हमें जो इस फंक्शन की जिस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है उसकी मिनिमम वैल्यू 32 हमने इस कंसेप्ट से बता दी, और उसके लिए जरूरी है कि भाई एट x = 4 पे वो मिनिमम मिलेगा। तो अगर x = 4 पे वो मिनिमम मिलेगा तो हमें ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि क्या वो x = 4 अचीव होगा कि नहीं होगा। एंड व्हाट इज दैट x? a + b + c + d। जिन और वो 4 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि वो जो गिवन 8 एलिमेंट्स है उनमें से कोई 4 उठाने हैं, उन 8 में से कोई 4 इस तरीके से उठाने हैं ताकि उनका जो नेट सम है वो +4 बन जाए। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो अगर a + b + c + d का कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका सम +4 मिल जाएगा तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 32 ही होगी, वो अचीव भी हो रही है। ठीक है, अदरवाइज उस केस में आपका नेक्स्ट आंसर 34 ही होगा, क्योंकि नेट सम तो 8 होना ही है, तो एक पेयर 5 वाला होगा, एक पेयर 3 वाला होगा, और 5 और 3 वाला पेयर तो दिख रहा है, तो बन रहा है जी। जी सर मैं वो x - 4 की मिनिमम वैल्यू 1 बोल रहा था, 1 और -1। ओके x - 4 की मिनिमम वैल्यू 1 बोल रहे हो, तो दैट मींस तो 13 कहीं ना कहीं होगा, तो -13 और -7 तो एक साथ में लेने ही पड़ेंगे सर -6 4 2 और -7 सर। बिल्कुल सही है जी, ये पॉसिबल नहीं है x = 4 होना। उस केस में 32 करेक्ट आंसर नहीं है जी, 34 आएगा। x = 4 पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड का आंसर जो है वो आपका 34 आएगा। दैट इज सी ऑप्शन। इसमें आंसर क्या दिया हुआ, बी दिया है क्या? यस सर 32 बेबी। यस सर बी दिया। ओके जी, बी सही नहीं है। x = 4 मतलब कंसेप्ट ये सही है, लेकिन उसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी था कि भाई x = 4 मिले आपको, नहीं मिल रहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 सर फोर्थ वाला। फोर्थ में बेटा ये क्यूबिक है, और एक क्यूबिक के पहले तो है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको fx लिख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x² - 6। इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहां से +-1 दो रूट्स भी मिल रहे हैं। अब +-1 ये दो रूट्स रियल हमें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये क्यूबिक क्या चाहिए, ये क्यूबिक ऐसा चाहिए ताकि इसके रियल रूट्स मतलब सिर्फ एक ही रहे। या तो क्यूबिक ऐसा बन जाए,
थोड़ा सा एक्यूरेट बना लेता हूँ मैं। मतलब एक 1 पे भी स्लोप 0 आ रहा है, -1 पे भी स्लोप 0 आ रहा है, तो या तो ग्राफ ऐसा हो या फिर ग्राफ कुछ ऐसा हो। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव करना है, माइनस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर। आपका डिफरेंशिएशन तो 0 मिल रहा है दो जगह पे, +1 पे -1, मतलब एफ डैश के दो रियल रूट तो मिल रहे हैं, दैट मीन्स दो पॉइंट पे आपका स्लोप 0 जरूर होगा, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स इस तरीके से हो ताकि नेट जो ग्राफ है वो दोबारा से एक्स एक्सिस को कट ना करे, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, और इन दोनों ही पॉसिबिलिटी में आप देख सकते हो कि अगर -1 पे ग्राफ ने पॉजिटिव आंसर दिया तो +1 पे भी ग्राफ पॉजिटिव आंसर ही दे। सिमिलरली -1 पे अगर उसने नेगेटिव आउटपुट दिया तो 1+1 पे भी वो नेगेटिव आउटपुट ही दे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है कि भाई f(-1) एंड f(1) इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो आपको >0 चाहिए। जिन पॉइंट्स पे इसका स्लोप 0 आया है उन पॉइंट्स पे सेम आउटपुट आए, दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो f(-1) कैलकुलेट करिए। एक ही सेटिस्फाई करेगा सर। f(-1) कितना आएगा बेटा? 4 + 2a + 3। f(1) आएगा आपका -4 + sin 2a + 3 > 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 2 sin a + 7 2 sin a - 1 > 0। 2 भले ही कॉमन ले लो दोनों में से तो वो कैंसिल आउट भी कर दोगे, तो sin a + 7/2 इंटू sin a -½ > 0। तो वेविकर मेथड लगा के आप क्या बोलोगे कि sin a की वैल्यू आपकी या तो हाफ से ज्यादा हो, पॉजिटिव चाहिए ना, वेविकर मेथड लगेगा ना, प्लस माइनस यस सर। प्लस। तो sin a की वैल्यू या तो हाफ से ज्यादा हो या फिर sin a की वैल्यू -7/2 से कम हो। तो जिसमें आप देख सकते हो ये तो हो नहीं सकता, तो sin a की वैल्यू हाफ से ज्यादा ही चाहिए। तो इस पाई से 0 से पाई वाले इंटरवल में sin a हमेशा हाफ से ज्यादा हो तो उसके क्या क्या आंसर होंगे? फिर एंगल ए क्या ले सकते हैं? 5/6 से 5/6 5/6 से 5/6, क्योंकि sin x का जो ग्राफ होता है वो आपका ऐसा होता है ना, इसमें आपका 30 डिग्री, दैट मीन्स 5/6 पे हाफ आउटपुट मिलता है, 5π/6 पे हाफ आउटपुट मिलता है। तो π/6 से लेके 5π/6 के बीच में आप कोई भी एंगल सिलेक्ट करें, आपका sin a हमेशा हाफ से ज्यादा होगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन बन के आ रहा है, राइट। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। सर डाउट है। 5 भी अगेन है ना, थोड़ा वर्डिंग ऐसी है कि शायद समझ में आई ना। तो लिखा क्या गया है? द फ्रैक्शन एक्सीडिंग इट्स pth पावर बाय द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल। आपको एक वैल्यू, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसी उठानी है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या? 0 से 1 वाली वैल्यू। 0 से 1 वाली वैल्यू ऐसी उठानी है कि उसमें से अगर उसकी pth पावर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं।
इस फ्रैक्शन को फॉर द टाइमिंग x मान लेते हैं, और इस x के लिए बाउंडेशन ये है कि भाई ये x हमेशा 0 से 1 के बीच में लेना है, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन है एक्सीडिंग इट्स pth पावर। एक्सीडिंग इट्स pth पावर का मतलब क्या होगा कि अगर इस x का इसकी pth पावर कैलकुलेट करके उससे सब्ट्रैक्शन निकालें, तो इस सब्ट्रैक्शन वैल्यू को मैं y मान लेता हूं। क्या ये अब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? द फ्रैक्शन एक्सीडिंग इट्स pth पावर मतलब उस फ्रैक्शन में से उस फ्रैक्शन की pth पावर का सब्ट्रैक्शन। ओके, ये अब ग्रेटेस्ट हो, ये अब ग्रेटेस्ट हो। तो ग्रेटेस्ट के लिए का मतलब क्या हो गया कि y को मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज, यस। तो इसको अब आप डिफरेंशिएट कर लोगे, इसको 0 के बराबर भी कर लोगे। तो अब तो यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिली? 1/p की पावर 1/p माइनस 1। तो ये बेटा x की वैल्यू मिली है। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखें या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखें तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लो, चाहे डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके चेक कर लो, ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दैट मीन्स y ये इसी पॉइंट पे आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो y मैक्सिमम कितना हो गया जब आप x की वैल्यू ये डाल दें। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। फिर उसने x पूछा है। हाँ सॉरी, x ही पूछा है ना, डिफ्रैक्शन। सही बात है, मतलब उन्होंने फ्रैक्शन की बात करी है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा जब इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल होगा, है ना। तो y मैक्सिमम नहीं पूछा, सॉरी, तो x ही पूछा है ना, तो सही है। तो ये ऑप्शन आ गया। सर इसमें p ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का क्या रोल है? अगर ना दी होती है कंडीशन तो स्मॉलर देन और इक्वल टू तो फर्क पड़ता कुछ? सर वो जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें है मुझे भी ऐसे चेक लग रहा करने है, के जब लिए। डबल डेरिवेटिव में या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर चेक करेंगे तो उसकी हेल्प से हमें x की पावर जो है p-1 उसका कुछ हो सकता है। डबल डेरिवेटिव से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक। डबल डेरिवेटिव करके देख लो। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6। सर डाउट है, आंसर गलत लग रहा है। ओके, x = 2 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हमने है ना रिवीजन क्लास में लास्ट वीक किए ही थे, है ना, एक दो क्वेश्चन किए थे। यस सर, सॉल्यूशन की में भी बिल्कुल सही है सर। वहां पे इक्वालिटी दी हुई है, मेरे हिसाब से 2011 से छोटी आनी है वैल्यू, जितनी भी छोटी हो। यस, चलो आप लोग देख लेते हैं। x = 2 पे जैसे हमने है ना क्वेश्चन किए भी थे तो तब भी मैंने आपको यही बोला था कि ये मैक्सिमा होना है तो इसमें f डैश वाली ना डेफिनेशन तो यूज हो नहीं पाएगी। यस सर, इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है उसी का यूज करना पड़ेगा कि भी f(2) पे वैल्यू निकाल लेते डायरेक्टली ही, कितना आएगा -1 आ जाएगा। f(2) नेगेटिव निकाल लेते हैं, उस पे वैल्यू क्या रहेगी जी, मतलब दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे जब मैं 2 से हल्की सी ना छोटी वैल्यू डालूंगा तो ये क्या होगा, कितना आंसर आएगा? 4 से हल्का सा छोटा रहेगा तो ये नेट -1 -0.99 है ना, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। यस सर, यस सर, जिसको मैं -1 का राइट नेबरहुड ही बोल सकता हूँ। ओके,
थोड़ा सा प्रिसाइजली बात कर रहे हैं क्योंकि लिमिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का कुछ इशू आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइजली बात कर रहा हूँ कि -1 से हल्का सा ज़्यादा आउटपुट रहेगा, -0.99 के आसपास में। यस सर। ओके, अब f(2 + मतलब राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसमें डालनी पड़ेगी सेकंड वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू डाल दो क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही है। तो 2 से हल्की सी ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो ये ऑब्वियस ही बात है, मॉड तो क्या रहेगा, मॉड तो पॉजिटिव आएगा, मतलब मॉड के अंदर वाली वैल्यू बेसिकली आपकी नेगेटिव रहेगी। तो मॉड ब्रेक करके मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 माइनस आएगी वैल्यू ब्रेकर Yes. खोल के। 45 नहीं आएगी, 46 ही आएगी ना। हाँ 46 माइनस, सॉरी। और थोड़ा सा अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो इसमें 45.99 रहेगा जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। मैं इस मॉड को सीधा सीधा यहाँ पे हटा ही देता हूँ, ठीक है। और मॉड को हटा के माइनस आना ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू डालनी है, तो आप देख सकते हो 2 से हल्की से ज्यादा ही वैल्यू डालूंगा तो ये नेट एग्जैक्टली 46 नहीं होगा, 45.99 कुछ इस टाइप की बात होगी, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, x = 2 लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा यस सर। मिनिमम होना चाहिए। Yes, sir. 1, 2. एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा तो हो नहीं पाएगा Yes, sir. 2 minus sir. the क्योंकि condition. लेफ्ट नेबरहुड से तो वो ऑटोमेटिकली छोटा है ही, यस लेफ्ट नेबरहुड sir. ज्यादा है जी, सर तो वो तो कभी भी नहीं उल्टा हो पाएगा। तो इसमें तो क्वेश्चन में गलती है, लोकल मैक्सिमा की बजाय लोकल मिनिमा होना चाहिए था। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में गलती है बेटा, लोकल मिनिमा होना चाहिए था पहली बात, ठीक है, वो तो गलती है ही। अब अगर लोकल मिनिमा होगा तो फिर क्या होगा कि आपका जो पॉइंट है उसका f(2) जो है वो अपने लेफ्ट नेबरहुड से तो छोटा है ही, अपने अब राइट नेबरहुड से भी छोटा रहे, है ना। तो f(2 + जो है मतलब जो राइट नेबरहुड है वो ज्यादा होना चाहिए f(2) से फॉर लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(2 +? दिस इज अंडर रूट ऑफ और ये -1, तो ये इधर शिफ्ट कर देंगे। शिवा, मुझे लगता है तेरा डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर, मैं उल्टा ले रहा था, इस कारण ही मेरा 2011 से कम आ रहा था थोड़ा सा। अभी Yes. कि शायद आपने ना इसको एग्जैक्टली 47 ले लिया, एग्जैक्टली 47 ले लिया तो इसको ग्रेटर का ही साइन रहने दिया। यस सर। सर बाकी उधर ही दिक्कत थी, मैं कंडीशन ही गलत ले रहा था क्योंकि क्वेश्चन गलत। सॉरी 40 4.99 44.9 यस सर। तो 45 अगर एग्जैक्टली ले लेते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई 2011 अचीव कैसे होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रिसाइजली बात करेंगे तो 44.99 से ज्यादा होना चाहिए ना। यस सर। दैट मींस वो 45 अगर हो जाए तो भी चलेगा, राइट। यस सर, 2010 आ जाए उसके अकॉर्डिंग। नहीं 2010 नहीं, 11. और फिर क्वेश्चन भी बदल 11 जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आ रहा मिनिमम वैल्यू पूछनी पड़ेगी फिर, देन द Yes. मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज, वो 2011 आंसर होगा। क्वेश्चन टोटली Yes, लोकल मैक्सिमा वाला वर्ड वो भी गलत है, और वहां पे वो ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला वर्ड है वो भी गलत है। क्वेश्चन दो जगह पे गलत है। हाँ जी सर।
आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। सर इसका नन ऑफ दीज आ रहा था मेरा। बेटा ये लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर है सीधा सीधा, कि इसके जो डिफरेंशिएशन है वो क्वाड्रेटिक बन के आएगा, और उसके दोनों के दोनों रूट्स क्या है 2 से 4 के बीच में लाई करें, है ना। मेरा कोई रूट नहीं लाई कर रहा था मेरा भी। यस सर, सर नहीं आ क्वेश्चन में रहा गलती है, -2 to नन 4 ऑफ। इंटरवल था। यस सर, -2 से 4 आना चाहिए वो, ये मॉड्यूल। अच्छा वो नहीं देखा सर मैंने, बट मेरा तो नन ऑफ दीज ही आ रहा था। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर -2 से 4 होता तो आपका जो क्वेश्चन, जो आंसर दिया गया है वो सही आंसर होता है, ऐसा। यस सर। यस सर। तो अभी क्योंकि 2 to 4 दिया गया, तो उसके हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो नन ऑफ दीज ही सही होगा। यस सबका यही आ रहा है, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। यस ओके, तो फिर बढ़िया गलती हो गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। सर 11th बता दो। ये जो 11 है ये है ना आपका एडवांस का पेपर में आया हुआ है, आई थिंक 2018 में आया हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन है। और इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है ये तो बेटा सीधा सीधा ही रूल आउट हो जाते हैं। रीजन बीइंग, जो 0 है वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। ऑप्शन ए और बी, ये जो पेपर में भी डाला गया था ना, पेपर में मल्टी करेक्ट में डाला गया था एडवांस के पेपर में, और मुझे लगता है ना 99% लोगों ने इसको ए और बी को जरूर टिक किया होगा, लेकिन ये गलत है। रीजन सिर्फ इतना है कि ये डोमेन में नहीं लाई करता, बाकी सब कुछ होल्ड हो रहा है। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको पहले ऑप्शन में 55, दूसरे ऑप्शन में 10 मिलेगी, बट डोमेन में नहीं था, इस वजह से वो गलत हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 तो सीधा सीधा गलत है। ओके, यस। और जो बाकी जो बात है सी और डी की, उसके लिए क्या है, tan इनवर्स। इसके ऊपर बेटा जो न्यूमरेटर है उस वन को आप क्या लिखोगे, x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1। यस सर। अब ये इनवर्स फंक्शन का वो बन गया ना प्रॉपर्टी। यस सर। तो एफ एन tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस। तो अब आप बेटा j को यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक डालते रहेंगे, तो ऐसे जब आप इसको डालते रहेंगे तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा क्या, मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, वो तो कर लेंगे ना, j की वैल्यूज अलग अलग डालते रहेंगे ना। यस सर। 1 डाल लीजिए, 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए, ऐसे करके n तक डाल दीजिए, और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे बाकी सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगे। अब इनको वापस से कंबाइन कर लो, तो tan इनवर्स ऑफ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो रह जाएगा n अपॉन 1 प्लस, तो ये है बेटा एफ ऑफ एन की वैल्यू, एफ ऑफ एन एक्स ये है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी, अब इसका tan ऑफ एफ एन एक्स, तो मतलब जो सी ऑप्शन है उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना रह जाएगा, n अपॉन एक्स प्लस। अब जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। अब n के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो n तो एक फाइनाइट की तरह ट्रीट होगा ना, तो 0 जाएगा ये लिमिट। डी ऑप्शन में सीकेंड स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एफ एन लिख सकते हो, है ना। और tan एफ एन एक्स तो ये है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं तो वो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन
ठीक, अब फिर से बेटा ये वाली जो टर्म है ये तो फिर से जीरो ही बनेगी ना, ये एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अगेन ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, न्यूमरेटर फाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये फिर से जीरो हो गया, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा 1 है यहाँ पे सम में, तो वो ओवरऑल आंसर बना जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 हमने क्या क्लास में किया था? मतलब मुझे याद नहीं है कि ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था। चलिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सर 19 सर बता दो। 19 बता दो। देखिए 19 में क्या है, स्टूडेंट ने है ना बाय मिस्टेक f इंटू जी के जो डिफरेंशिएशन है उसको f डैश g डैश लिख लिया, फिर भी उन्होंने बोला कि वो उसका जो आंसर है वो सही आया, इसका रीजन क्या होगा? क्या रीजन होगा कि f इंटू जी का जो डिफरेंशिएशन, एक्चुअल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए था उसका आंसर F और जो dash D इसने ले लिया गलती से उसका आंसर, वो दोनों बराबर है, तभी तो आंसर मैच करेगा। yes sir दैट मींस f डैश, अब f ऑफ g का डैश मतलब f इंटू जी का डैश वो क्या होगा, f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश, ये G किसके dash। बराबर होगा जी? f डैश g डैश के बराबर होगा। yes हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर वो करेक्ट फॉर्मूला लगाता तो वो लेफ्ट हैंड साइड होता, अगर वो उसने गलत फॉर्मूला लगाया है तो उसने राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लगाया है, लेकिन आंसर दोनों में मैच कर रहा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला लगाने पे और राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लगाने पे जो अगर आंसर बराबर आ रहे हैं, दैट मींस ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो अब क्योंकि आपको एफ एक्स दिया गया है तो एफ डैश हमें पता है, तो एफ डैश की वैल्यू भी डाल दो, जी को जी पता नहीं है, जी को जी रहने दो, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स क्यूब है इंटू जी डैश एक्स, एफ डैश अगेन 3x स्क्वायर इंटू जी डैश। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 3g बन गया, तो ये x इंटू जी डैश आ गया और ये 3g डैश आ गया। तो यहाँ से ये 3g 3 माइनस एक्स इंटू जी डैश, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसमें g डैश अपॉन जी, इसको एक तरफ कर लेते हैं और इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, वो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर इसको t माने तो ऊपर dt लिखा हुआ है, दैट मींस ये ln g, और ये इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -3 बाहर आके तो ये ln ऑफ x प्लस x माइनस 3 है ना, प्लस c। ओके, इनफैक्ट ln c लिख देते हैं इसको। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके gx इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू c बन गया। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन की g ऑफ 4 की वैल्यू 1 है जी, तो x को 4 पुट कर दो, x को 4 पुट करेंगे तो ये g ऑफ 4 बन गया इंटू ये 1 बन गया इक्वल्स टू c, तो g ऑफ 4 की वैल्यू आपको 1 दी गई है तो c की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से बेसिकली gx आपको मिल गया जी 1 बाय एक्स माइनस 3 का क्यूब। ओके, yes sir समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20, इस टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है ये, आपने है ना फंक्शंस चैप्टर में पहले भी देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 21, 22, 23,
23 भी इस साल के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जी। सर 23 बता दो एक बार। यस सर। ये 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3, ये सब तो पॉजिटिव नंबर होंगे ना, भले ही y1, y2, y3 नेगेटिव हो पॉजिटिव, तो 3 की पावर में आ गए तो ओवरऑल पॉजिटिव, राइट। तो इसके ऊपर मैं AMGM लगा सकता हूं। ठीक, तो यहां से 3 की पावर y1 इंटू 3 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 हमेशा किससे ज्यादा होगा, 3 इंटू इसकी वैल्यू डाल दो जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3? 9 तो 27 27 आ गया, तो मतलब ओवरऑल 81 हो गया, और दैट मीन्स a इज 81, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी होती वही तो क्या है, वो a को दिया, मतलब वही वैल्यू a बोली गई है, राइट। नहीं सॉरी, इसका लॉग लॉग लेना पड़ेगा, इसका लॉग, तो ये 81 है तो इसका लॉग वैल्यू, तो a क्या है जी, लॉग ऑफ दिस, लॉग बेस 3 है ना, कितना आता 4 आ गया। a इज 4, ना क्लियर है। और अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ना याद रख पाए कि देखो अगर हमें AMGM लगाना है तो हमेशा जब भी हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू AMGM लगा के अगर मिल रहा है, उससे इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो तब होल्ड होगी ना जब सारे के सारे नंबर बराबर होंगे। अगर मैं AMGM की हेल्प से इसको बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 81 से ज्यादा रहे, और उससे मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 81 है, दैट मींस ये इक्वालिटी को मैं होल्ड करवा रहा हूं AMGM की। यस सर। और AMGM की इक्वालिटी को अगर मैं होल्ड करा रहा हूं तो ऐसा तो कब होगा, जब तीनों नंबर बराबर होंगे। यस सर। तो जब भी कुछ ऐसा हो ना कि भी पॉजिटिव नंबर्स आए, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि AMGM लग जाएगा, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि सब सारे के सारी वैल्यूज आप बराबर बराबर पुट कर दें और उससे आंसर निकाल लें। जैसे कि यहाँ पे y1, y2, y3 को तीनों को बराबर प्रूव कर दे, बराबर डाल देते, दैट मींस 3 3 3 डाल देते, आपका आंसर सीधा सीधा बन जाए। ओके, तीनों नंबरों को बराबर से डाल देते तो आपका आंसर बिना किसी है ना ज्यादा है ना दिक्कत के सॉल्व हो जाता। प्रॉपर जो लॉजिक है वो ये है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। बी में भी हमें AMGM ही लगाना है, उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 9 दिया गया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तीनों नंबर पॉजिटिव ही दिए ही गए हैं, तो AMGM लगाएंगे तो ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 9/3 इसका क्यूब करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि x1 इंटू x2 प्लस x3 हमेशा क्या है, 27 से छोटा है। तो बेटा जो आपको b बोला गया है लॉग ऑफ x1, क्या मैं उन तीनों नंबरों को इकट्ठा कर लूं, मतलब मुझे लॉग ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 विद बेस 3 ये कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो बेटा इसकी जो b वैल्यू है वो क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम कितना होगा जब आप इसको 27 डाल दो, मतलब 3, 3 b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, तो अब आपने आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ओके, और ये भी इस साल के JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है।
और 24 मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी इस साल में आया होगा क्वेश्चन। सर इतने कम टाइम में 25 क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, इतने मैं यार सर आपको हुए ही बोल नहीं रहा सर, हूँ आखिरी मिनट मेरा में भी पूछ रहे हैं। कंप्लीट नहीं हो यस सर वो सर है। आखिरी तो मिनट में मैथ पूछ रहे हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों में ही आ रही थी सर मेरे को तो प्रॉब्लम, बट सर लेंदी था। मैंने मैथ्स बहुत कम की। काफी लेनी थी। सर मैथ्स टफ भी आई थी काफी। बेटा मेरी यस बात सर सुनिए, लेंदी काफी थी एक बार सुन लो सुन लो सुन लो। मुझे भी पता है पेपर का, इस बार का पेपर है ना टफ आया था, मैंने आपको डिस्कशन से पहले ही बोल दिया। तो अगर टफ था, सबके लिए सेम है, सबको दिक्कत आई होगी, है ना। तो उसमें आप ये कॉन्फिडेंस बनाए हैं कि भाई सबके लिए सेम चीज है, सर तो नंबर कमाएंगे, सबके कमाएंगे। सर इससे इजी एडवांस था। वो Yes, चलो sir. अलग बात है, कभी है ना, कभी पेपर का टफनेस लेवल ज्यादा आ जाता है, कई बार टफ थोड़ा कम रहता है। तो वो ऊपर नीचे आप है ना, ये जितने भी टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसमें ऐसा तो होता रहेगा। और नो डाउट मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो वाला मेंस का पेपर था, वो मेंस एक्चुअल जो मेंस का पेपर है उससे थोड़ा ज्यादा ही टफ था। तो सबके लिए सेम है, आप इसमें है ना, इसमें क्या है, कोई घबराना थोड़ी है। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। 1 घंटे में अगर आपके 20 हो रहे हैं तो किसी दूसरे के भी 20 ही हो रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कर लेगा, है ना। सबका वो जो अटेम्प्ट है वो कम आया होगा, एवरेज भी कम जाएगी सर हमें एक्स्ट्रा टाइम जैसे कभी कभी टेस्ट में मिलता है तो उसे यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर 3 घंटे? एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिल नहीं रहा सर है? एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलता सर, वो 3 घंटे तो पूरे ही देते हैं उससे। नहीं सर कभी होता है कभी मेरा तो होता है अपना सर। हो जाता है पेपर अच्छा, पूरे 3 घंटे से ज़्यादा का पेपर हो जाता है आपका? सर जैसे नो 0 0 आ सर गया सर, चलता रहता है 2 हाँ सर पता नहीं हो जाता है कभी कभी। मेरा 3 4 मेरा मिनट तो तक नहीं चलता होता। है। मेरा आज तक नहीं हुआ सर। मेरा भी मेरा भी नहीं तो हुआ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल पेपर में भी तो आपको 3 घंटे ही मिलने वाले हैं। यस सर वो तो अगर सर आपको अगर अगर 9-2 पे भी शुरू किसी करो भी तो भी गलती से, सोचो। है ना, किसी भी कारण आपको ये 3 से 3.25 घंटे या 3.5 घंटे मिल गए, तो उससे जो आपको परफॉर्मेंस दिखेगी इन रिजल्ट, तो वो आपको गलत ही रिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का है ना ट्रस्ट है, या आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को रखना होगा कि भाई पेपर मुझे अब यहाँ पे 3 घंटे मिलना है तो बाद में भी 3 घंटे ही मिलना है। ओके सर हाँ जी, सर 20th क्वेश्चन है जो, हाँ जी, सर अगर जैसे इसमें तो ए का पीरियड लेने पे एज्यूम करके फिर सॉल्विंग करने पे आ गया सर, जैसे अगर आंसर 3A होता तो सर हम पहले ए डालते फिर 2A डालते फिर 3A डालते, सर वो तो काफी लंबा नहीं होता प्रोसीजर? बात तो बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन है ना ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा है, तो बार बार आप देखते ही हो, तो नो डाउट मैं इसको यही बोलूँगा कि भाई पढ़ी हुई चीज़ों में से है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये 3A होता और वो भी पढ़ा हुआ होता, तो फिर अगेन उसको उसमें भी मैं यही कहता कि है ना, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसकी वजह से ऐसा डाला गया है। ठीक है, Yes. अगर कोई देखो, अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो फिर क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके पास चॉइस ये है कि या तो आप उसको कर लो या फिर आप उसको छोड़ दो, और अगर कोई भी करने जाएगा तो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, 24 पे चलते हैं। 24 आउट है क्या? 25 तो ये पेपर कंप्लीट है जी, कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? सर 24 बेटा सबको साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख लो। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन, पहला वाला स्क्वायर ओपन किया, क्या बन के आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, मतलब वो 1 + 2 साइन साइन 1 2 + थीटा। साइन 2 थीटा, है ना। जो दूसरा वाला है वो पावर 4 है, तो पहले क्या करो, पहले एक बार स्क्वायरिंग करो तो वो 1 - साइन 2 थीटा आ जाएगा, फिर उसका फर्दर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो नेट ये क्या बन के आएगा, एफ ऑफ थीटा आपका बन के आया, इसकी वजह से साइन स्क्वायर 2 थीटा
ये आएगा -2 sin 2 थीटा, इधर प्लस sin 2 थीटा पड़ा है तो नेट माइनस sin 2 थीटा बचा रहेगा। +1 इधर से आया, +1 इधर से आया तो +2 बचा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि sin 2 थीटा में ही फंक्शन आ गया है। तो अब इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए अब आप इसको ना डिफरेंशिएट करने की स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हो कि sin 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7/4 है ना, परफेक्ट स्क्वायरिंग की हेल्प से ऐसा लिख दिया गया। तो हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा, इसे 0 होना पड़ेगा। स्क्वायर तो मतलब sin 2 थीटा जब जब हाफ होगा वहां पे आपको मिनिमम मिल जाएगा और वो लोकल मिनिमम भी होगा, ये obvious सी बात है ना। अपने दोनों नेबर रूट से ही छोटा छोटा ही रहेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ रही है ऑटोमेटिकली। जहाँ जहाँ पे sin 2 थीटा आपको हाफ मिल रहा है वहाँ वहाँ पे वो एंगल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। 0 से पाई के बीच में वो सारे के सारे एंगल्स देख लीजिए। तो क्या क्या पे मिलेगा जी? 2 थीटा की वैल्यू या तो π/6 हो सकती है या फिर 5π/6 हो सकती है। दैट मीन्स थीटा या तो π/12 हो गया या फिर 5π/12। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई 0 λ1 0 से 0 इज लेस देन λ1 विच इज लेस देन λ2 ऐसे करके है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर आए हैं तो λ1 की वैल्यू आपकी λ1 इंटू पाई बोला है तो λ1 की वैल्यू आपकी 1/12 होगी और λ2 की वैल्यू आपकी 5/2। अब इनका आगे लॉग वैल्यू इतना निकाल के देख लीजिए आप। ओके यस सर हाँ जी 20th के अंदर 20th के अंदर स्कोरिंग बोथ साइड से गलत है ना? स्क्वायरिंग तो कर तो सकते हो सर उसमें आंसर मेरा 4 आ रहा था स्कोरिंग करके। आंसर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। यस सर मैंने स्कोरिंग करी ना मैंने बोथ साइड तो मेरा आंसर 4 आ रहा था। देखो डायरेक्टली स्क्वायरिंग करेंगे तो शायद 4 आ रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैसे कि अगर आप जो हाफ है हाफ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके फिर आप स्क्वायरिंग करेंगे। ये सर वही क्या था, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले गया था। नहीं तो 2a आ जाएगा बेटा। सर एक और बार चेक कर लूंगा मैं। इसे 2a आएगा। ओके ओके सर। हाँ जी कंप्लीट है ये पेपर। तो इसमें बेटा ना इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो मैं कुछ हद तक मान के चल सकता हूँ कि थोड़ा ठीक है, हो सकता है, डुएबल है। 25 टफ ही है। 23 AMGM याद नहीं रहता कई बार तो थोड़ा सा टफ मान के चल सकते हैं। 22 इजी है। 21 थोड़ा सा लॉजिक वाला है, थोड़ा सा टफ ही मानेंगे। 28 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। 19 भी ओके ओके है। 18 भी ओके है। 17 भी ओके है। 16 भी ओके है, हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन रहेगी। 15 ये भी कैलकुलेशन रहेगा। 14 में थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा। 13 थोड़ा टफ है। 12 ओके है। 11 टफ है। 10th और 9th ये दोनों ओके ओके हैं। 8 टफ है। 7 टफ है। 6th मीडियम है। 5th टफ है। 4th थोड़ा टफ है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ रहे, मीडियम बीच के क्वेश्चन थोड़े से फिर भी ओके आए। 1 2 3 ये भी दोनों टफ ही हैं थोड़े से। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 को माना जा सकता है, मार्क्स आ सकते हैं 6th 7th में आ सकते हैं। 9th 10th 4 5
इसमें मतलब पेपर का टफनेस के हिसाब से और कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि भी है ना 35 प्लस मार्क्स आ जाने चाहिए, 35 प्लस। टफनेस ज़्यादा है इसलिए है ना काफ़ी कम मार्क्स रखा है। कितने लोगों के आ रहे हैं 35 प्लस? ओके, एंट्रीज हटा लो बेटा। अब नेक्स्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस वाला पेपर अभी डिस्कस कर लेना। यस सर कर लेते हैं। हाँ जी बेटा बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। सर इसके ना बी और सी में मेरे को एक डाउट था। बोलो। सर इसमें कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि ये 0 कॉमा के से पास करेगा कि नहीं? सर कांस्टेंट यस जीरो सर अगर कांस्टेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो सेंटर बदल जाएगा और फिर ये ओके एक सेकेंड। नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट on the curve which intersects the x-axis at q. लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या रहता है? y into under root 1 plus m square. ऐसे ही होता है ना उसका मॉड, राइट? यस Yes. तो ये जो पी क्यू है अल्टीमेटली ये लेंथ ऑफ नॉर्मल ही है, राइट? Yes. और आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर दिया गया है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर लूँ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग डी एक्स डी वाई के प्रोडक्ट में क्या आया, वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया और इधर आया डी एक्स। सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी तो दोनों वैल्यूज एक प्लस माइनस के हिसाब से सॉल्व होगा, है ना? आप क्या कह रहे हो कि कर्व इज पासिंग थ्रू 0 कॉमा के। इसमें d तो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसमें मे लिखा हुआ है। यस सर मैंने भी इसलिए करा दिया।
ओके, सही बात है। तो आपका ये कहना है कि अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें तो इस इंटीग्रेशन में मतलब जो कांस्टेंट। पॉसिबिलिटी बनेगी तो कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्व पासिंग थ्रू 0, k बने या ना बने, है ना। यस। क्या वो कर्व के लिए हमें कुछ और बात रिलेट कर पाएंगे? गारंटेड तो नहीं है, पॉसिबिलिटी तो बन रही है। और कुछ मतलब क्वेश्चन से हम लोग कुछ ऐसा रिलेट नहीं कर पा रहे कि जिसमें मैं ये बोल पाऊँ कि भाई इस पॉइंट पे ये आउटपुट होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में कुछ हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं कि भी इस पॉइंट पे डेफिनेटली ये आउटपुट होना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू डाल के देखें तो। y को अगर 0 डालेंगे तो लेंथ ऑफ फॉर्म 0। फिर मेरा नेट लैग कर रहा था, आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 37 का बी और सी पार्ट। सर सी तो आ ही जाएगा क्योंकि इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट क्यू लिखा हुआ है। वो नॉर्मल के लिए है। वो तो गिवन ही है। नहीं तो सी कैसे आएगा? सर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर ही रहा है कर्व। हाँ तो अगर एक्स नॉर्मल। वो तो नॉर्मल सर, ये कर्व का नॉर्मल का लिखा है। शिवम भाई थोड़ा ध्यान से देख क्वेश्चन को, है ना। अच्छा ये सर। डायरेक्टली मत बोल। नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को। सही बात है बेटा, बी और सी मेरे हिसाब से भी है ना, कोई कोई फिक्स तो नहीं है। मतलब कोई ऐसा हम लोग पॉइंट भी नहीं देख पा रहे, कोई वैल्यू डाल के भी नहीं हम लोग रिलेट कर पा रहे कि भी डेफिनेटली वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे तो यही होगी और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी कुछ बात बन नहीं रहा है। वाई की वैल्यू अगर के डालते हैं तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही बोला जा सकता है कि वो 0 होगा, अदरवाइज तो और कुछ भी नहीं कह सकते। सर अगर सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करें तो सेम ही पड़ रही थी मेरी तो। कांस्टेंट भी आएगा उसमें। कांस्टेंट। सर्कल तब बनेगा जब कांस्टेंट 0 होएगा। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फिर, और क्या है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ऊपर माइनस डी टी लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं t मानता हूँ तो ऊपर डी टी लिखा हुआ है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो 2√a² माइनस y² इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस सी। 2 के साथ 2 कट गया और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? रहेगा तो तब भी सर्कल ही। यस सर, बी और सी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी और सी को सेटिस्फाई, ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ? ए बी सी डी। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। यस सर। यस सर।
सर इसका आंसर ए और बी तो पक्का पक्का होएगा, बी और सी में प्रॉब्लम है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बी और सी गलत है बेटा। ये जितने भी पॉसिबल सर्कल्स है ना वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, मतलब उन सबका जो रेडियस है वो तो के ही रहेगा। देखो एक तो पॉसिबल सर्कल ये है ही जो ओरिजिन का जिसका सेंटर रहेगा, बाकी जो सर्कल्स रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे, और इन सारे सर्कल्स का रेडियस भी के ही होगा, सी और माइनस। क्योंकि अगर आप देखो तो वाई स्क्वायर प्लस फॉर द टाइमिंग अगर मैं प्लस अकेला प्लस वाला केस लेके चल लूं तो वैसा बन गया है ना। तो x का जो सेंटर है वो x एक्सिस के ऊपर इधर उधर वेरी कर रहा है, y का सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है जी, 0 है जी, और रेडियस भी उसका फिक्स है, की है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही सेंटर का मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर आप माइनस एक्स वाला केस भी लेके चलते तब भी वो सारे की सारी सेम ही बातें करके आता। ओके, तो सारे के सारे ऐसे सर्कल होंगे। तो इन सारे सर्कल्स के लिए आप ये कैसे ही कह पाओगे कि भी कर्व इज पासिंग थ्रू 0, की गारंटेड तो नहीं। ए एंड डी आंसर आएगा इसमें। आगे चलते हैं 38 39 39 तो शायद आपके वो शीट में भी था ना जो आपको मॉड्यूल मिला है डिवीजन पैटर्न, है ना? यस सर। यस मतलब एग्जैक्टली वैल्यू सेम है कि नहीं है मुझे वो याद नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो ऐसा ही था। ऑपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ। ओके ओके 40 सर 40 का ए पार्ट क्यों नहीं आंसर? यस सर, ए पार्ट आना चाहिए था 40 का, ए पार्ट भी आना चाहिए था। fx has local extremum at x equals to 1. तो 40 में f डैश x निकाला होगा आपने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ की पावर x माइनस की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। e की पावर x into 1 minus x का होल स्क्वायर बन रहा है। सही बात है। फिर तो 1 पे स्लोप 0 आ गया है ना? यस सर। यस सर। के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में उसका स्लोप क्या, स्लोप का साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव। यस सर। तो क्या फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो गया? यस यस सर। ध्रुव एक्सट्रीमम नहीं रहा ना बेटा? अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके सर। तो 40 में और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 41 डाउट है सर 41। नॉन नेगेटिव डैशेस एफ डैश एक्स इन माइनस अल्फा इंटू एफ एक्स। अगेन बेटा ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ना क्लासेस करी थी तब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एफ डैश एक्स प्लस 100 एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इसका रूट होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि ना e की पावर 100x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो उसका डिफरेंशिएशन बन के आ रहा है ना? यस सर। और बाद में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर भी पढ़ लिया तब भी मैंने आपको समझाया था ये की बार 100x में ना कहाँ से आया था, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है इसकी, है ना? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रिलेट करने के लिए हमें इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका रहेगा क्या? e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ओके, और क्योंकि e की पावर माइनस अल्फा एक्स ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है,
तो मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ही तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो इनइक्वालिटी एज इट इज सेम ही रहेगी। इसकी वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है जी e की पावर माइनस अल्फा एक्स टू इनटू f एफ एक्स का होल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। कितना क्लियर है? यस सर। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव है, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, या ऐसा बोलो नॉन इंक्रीजिंग। ओके, यस सर। अब इसमें f(1) की वैल्यू 0 दी गई है, दैट मीन्स e की पावर माइनस अल्फा इंटू f(1), ये भी 0 हो गया है ना। f(1) अगर 0 है तो e की पावर माइनस अल्फा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लूं तभी तो 0 ही रहेगा ना। यस सर। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है इसको है ना एक काम करते हैं, hx फंक्शन मान लेते हैं। तो hx फंक्शन के लिए हमने कह दिया कि नॉन इंक्रीजिंग है एंड h(1) इज 0 जी, h(1) इज 0। तो बेटा h(1) अगर 0 है, ये हमेशा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब या तो डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलेंगे कि hx इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स ग्रेटर देन 1 to infinite। 1 पे अगर 0 आउटपुट आ रहा है तो 1 से ज्यादा के लिए, मतलब जब राइट की तरफ जाऊंगा तो आउटपुट डिक्रीज ही होना है ना। तो 1 पे अगर 0 आ गया तो उसके राइट नेबरहुड में आउटपुट उससे भी छोटा आएगा, दैट इज नेगेटिव आएगा। ओके, यस सर। या लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल ज्यादा करेक्ट है। ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो hx है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, लेकिन आपको क्या दिया है, गिवन क्या है, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव दिया है ना। दैट मीन्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ एक्स, वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर, लेकिन ये हमने तो निकाला है कि वो नहीं होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया गया है, उसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, विच इज hx फंक्शन। तो गिवन हमें ये है जी, जब हमें ये गिवन है उससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि hx हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी थी उससे उल्टा आ रहा है। तो दोनों चीजें कंबाइंड किस पे हो रही हैं? h of x equals to 0। h of x is 0 और h of x is 0, दैट मीन्स उसमें e की पावर माइनस अल्फा x का तो कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा fx is 0। ओके, यस सर। इस तरीके से आपने fx को 0 बना दिया। तो एक इंफॉर्मेशन कह रहा है कि भी fx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन कह रहा है fx हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों का कंबाइन कि fx हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये बात रही बेटा fx की। अब सेम ही तरीका आप gx के लिए लगाओगे, उसके लिए भी सारा कुछ सेम ही रहेगा। ओके, तो वो भी gx इक्वल्स टू 0 ही बन के आ जाएगा। चेक कर लूंगा सर gx के लिए। 42 43 44 45 40 में डाउट है। किसमें 40? आयुष, आयुष बेटा जोर से बोल। तो वो शायद कह रहा था कि 46 में डाउट है। 46 में? यस सर, शायद
एक आता उसमें। सर 44 कह रहा था, वो नेट वीक है थोड़ा। 44 में क्या है? वन से लेके 2 के बीच में, उसमें ग्राफ को डिफरेंशिएट करके देख ले। -1 से 1 के बीच में, उसमें ग्राफ को डिफरेंशिएट करके देखो। -2 से -1 के बीच में, मतलब अपने अपने इंटरवल के बीच में तो आप एफ डैश यूज कर लो। ओके, यस सर। तो एफ डैश क्या आएगा? 3x + 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन 2/3 x की पावर -1/3। -1। और थर्ड वाले का क्या आएगा? -2x -1। ओके, यस सर। तो अपने अपने इंटरवल में तो हमने एफ डैश निकाल लिया, और आप ये चेक करो कि अपने अपने इंटरवल में क्या कहीं ये एफ डैश 0 हो पा रहा है या अनडिफाइन हो पा रहा है। तो -2 से -1 के बीच में, उसके बीच में तो कभी ये 0 नहीं होगा ना, अनडिफाइन भी नहीं है, है ना। तो इस इंटरवल में हमें कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलने वाला। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये x की पावर -1/3 है, तो x = 0 पे, x = 0 पे ना एफ डैश अनडिफाइन हो रहा है। तो सर ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था मेरे से, बस हो गया सर। ओके, सर 2 आ रहा था इसका आंसर। तो सर मेरा भी 2 ही आ रहा था, ये बाकी 2 पॉइंट्स भी थे, 1 पे और -1 पे, दोनों पे वो हो रहा था। तो मतलब ये है कि भी जो डिफरेंशिएशन वाले हैं वो तो उसकी वजह से सिर्फ ये x = 0 पॉइंट ही आएगा एफ डैश की वजह से। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो पहले वाले में कभी भी 0 नहीं होगा, थर्ड वाले में भी कभी भी 0 नहीं होगा, अनडिफाइन तो है ही नहीं वो, है ना। तो जो सेकंड वाला था -1 से 1 इंटरवल वाला था, उसमें x = 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये एक एक्सट्रीमम का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और जहां पे फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है -1 और 1 पे, वहां पे तो आपको एफ डैश तो यूज कर नहीं पाएंगे। आपको उस पॉइंट पे वैल्यू, लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड, उसकी हेल्प से ही आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है या नहीं। ठीक है, वो वैसे किया होगा। यस सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। 45, 46। सर 46 में वही जो इस पहले बिट आया था डाउट, जिसमें हमने वो लिमिट्स वगैरह चेक करी थी, तो ये उसी से होगा। हाँ, क्योंकि मेरा इस हिसाब से 6 आ रहा था आंसर, बट 5 क्यों बन रहा है? करना तो बेटा वही है सारा। ग्रेटर देन 5 आ रहा था। ग्रेटर देन 5 आ रहा था सर 6 ही, मैंने भी 6 ही किया है सर, क्योंकि ना उसमें वो a ग्रेटर देन 5 तो इक्वालिटी नहीं थी, इसलिए बेटा। 6 कर दिया। मैं फिर से आपको बोलूंगा, जो वहां पे शिवम गलती कर रहा था, अब डायरेक्ट वैल्यू ना डाले ना 4.99, क्या पता ऐसा कुछ आ रहा हो। यस सर, 4.99। यस सर, यही गलती करी। तो फिर वो आप उस बात को देखो ना। आपने ये तो देख लिया कि वहां पे ऐसे किया, सॉल्व किया था, आप उसको भी तो देखो ना। मैं इसीलिए वहां पे जब मैं वो सॉल्यूशंस करा रहा था, तो मैंने आपको सीधी सीधी वैल्यू नहीं डाली, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूरेट चलते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं डाल सकते, थोड़ा सा अगर प्रिसाइसली हम लोग लिखें तो बेटर रहता है कि भी आप 4.99 या 5.99 जो भी आ रहा है आप उन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में देखो। तो फिर आप बोलेंगे कि अच्छा 4.99 से ज्यादा होना चाहिए, तो 4.99 से ज्यादा होना चाहिए, तो 5 आंसर आ गया ना। यस सर। तो थोड़ा प्रिसाइसली चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बात फिट हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। 47, 48, 49, 49। सर 49 में तो वाई वाला फंक्शन ही नहीं दिया। यस सर, ये डाउट। नहीं, वाई वाला फंक्शन नहीं दिया। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे ना, तो सोल्यूशन में मैंने चेक किया था, तो सोल्यूशन में वाई वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो
तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअल में ना। हाँ जी सर। 49 तो पेपर में भी ऐसा ही था ना जो पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, सेम यही था। मतलब वाई कहीं था ही नहीं, है ना? ओके, तो 50 तक और कोई डाउट तो नहीं रहा? बाकी पैराग्राफ में कोई डाउट है क्या पेंडिंग? सर 48 में a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4 मतलब यही है कि स्टार्टिंग लिमिट 0 है एंड बाद की 4 है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा एलिमेंट ही लगानी है बेटा, f of 4 और 0 और 4। हाँ जी सर, वो हो जाएगा। हाँ जी, पैराग्राफ में कोई डाउट है क्या? नो सर। तो अब गलतियां एक बार बता दो ताकि ना नोट कर लेते हैं। सर 43 का आंसर बता दो एक बार। यस सर, मेरा डाउट था उसमें। a की पावर इक्वल्स टू x स्क्वायर। सर x स्क्वायर तो वन, वो आ जाएगा अल्फा 1, बट x क्यूब के साथ बता दो। चलो देख ही लेते हैं एक बार। x स्क्वायर तो आपका कुछ ऐसा रहेगा, तो ऐसा सॉल्यूशन। और ये e की पावर x है ना, तो x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा ना, तो e की पावर x आगे भी कट करके जाएगा इसको, मतलब e की पावर x का ग्राफ अगर आप ऐसा बनाओगे ना, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पहले ऐसा कट करके फिर से ये e की पावर x आगे और बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा होना चाहिए। 3 आंसर आ रहे हैं क्या अल्फा की वैल्यू के? अल्फा के या तो 3 होंगे या फिर ये बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। वो एक बार वैल्यू में देख लेता हूँ। सर मैंने डेस्मॉस पे देखा था, उस पे 1 मतलब एक जगह कट कर रहा था। यस सर, मैंने भी देखा था। फिर ये x स्क्वायर कभी भी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब 1 फिर पे x क्यूब के दो मैंने वैल्यूज बना के देखी थी, जा नहीं रहा था सर ऊपर डाल के देखी। सही बात है। e स्क्वायर वो 2 ये इसके नीचे से ऐसे ही रहेगा, है ना? फिर ये पहले ऊपर चला जाएगा, x क्यूब कट ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ओके, ठीक बात है। ये e की पावर x है, ये x स्क्वायर है। ओके, यस सर। यस सर। और अगर आप x क्यूब का देखेंगे तो ये e की पावर x का ग्राफ है, x क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसको भी एक जगह कट कर दिया, इसको ऐसे कट करके किसी सर्टेन पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। यस सर। सर 2 से कम पे होंगे, मतलब 1 पे वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो 1 पे तो e की पावर x ही ज्यादा है ना, e की पावर ऊपर रहेगा। 2 पे क्या रहेगा? 8 और वो 8 हो जाएगा, और ये 7.3 रहेगा, है ना? यस सर। e की पावर x at x equals to 2 ये 7.3 के आसपास में रहेगा, और x क्यूब at x equals to 2 आपका 8 चला जाएगा, मतलब x क्यूब ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ऐसा होगा x क्यूब। फिर वापस से बेटा e की पावर x जो है ना और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x क्यूब सिर्फ एक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो अगर आप x को इनफाइनाइट डालोगे तो e की पावर इनफाइनाइट बड़ा होगा कि x इनफाइनाइट का क्यूब बड़ा होगा? 100 ही देखो, इनफाइनाइट की क्यूब 100 देखो, e की पावर 100 ज्यादा होगा या 100 का क्यूब ज्यादा होगा? e की पावर 100। e की पावर 100 ज्यादा फंक्शन है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी, मतलब 2 के लिए तो आपने देख लिया कि 2 पे ये वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो वो कट कर रहा है। उसके आगे हम लोग ने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो बेटा उसके आगे में भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पे वो जो x क्यूब का ग्राफ है वो नीचे रह जाएगा, e की पावर x आगे बढ़ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 3 पे इसका जो क्यूब है, अच्छा तो 3 पे तो x क्यूब ही ज्यादा रहेगा। 4 पे 2.7 का 4 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 7.3 का स्क्वायर, 7.3 का स्क्वायर वो थोड़ा छोटा ही रहेगा, है ना? ये आपका 4 पे 64 रहेगा। 5 पे मतलब मुझे लग रहा है 4 से 5 के बीच में आपका दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए। अगर आप 5 पे कैलकुलेट करोगे ना 2.7 की पावर 5 वो ज्यादा आएगा,
यस सर, ज्यादा आ जा रहा है। 5 का क्यूब 125 रहेगा, 2.7 का जो पावर 5 है वो बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब आई थिंक 200 पौने 200 के आसपास तो रहेगी। ओके, बीटा की वैल्यू बेटा 2 है, अल्फा की वैल्यू 1 है। ओके सर जो 41st क्वेश्चन है सर, उसको हम डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे उसमें दिया होता है fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है सर, f'1 मेरा लेस देन और इक्वल टू अल्फा इनटू f(1) होएगा, तो मतलब f'1 को नेगेटिव होना पड़ेगा या इक्वल टू 0। तो सर अगर f(1) पॉजिटिव पे हम बात करेंगे, एक सेकेंड f' x को सर f'1 की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर हम, तो वो नेगेटिव आएगी मेरे। f' आपका ग्रेटर देन 0 बोला गया और अल्फा इंटू एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा f' x बोला गया। तो जब ये फंक्शन तेरा 0 से भी ज्यादा बोला गया है तो इसको अल्फा इंटू भी कर दूं तो चलो 0 ही रहेगा। तो अल्फा इंटू एफ एक्स आपका 0 से भी बड़ा बोला गया, अल्फा इंटू एफ एक्स आपका f' से भी बड़ा बोला गया। तो इन दोनों में आप क्या कंपैरिजन करोगे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि f(1) हमारे को 0 दिया हुआ है और सर अगर f'1 अगर हम देखें तो वो अल्फा इंटू f(1) से छोटा रहेगा, मतलब 0 से छोटा रहेगा, नेगेटिव रहेगा f'1। ओके f'1 होगा, बिल्कुल ठीक। ये सर, तो सर अगर हम f(1) से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे जाएंगे तो वो 0 से कम होना चाहिए था, पर वो कम हो नहीं सकता। उस वे से रिलेट करें तो हमको hx वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, वैसे आपकी बात सही है, उस तरीके से सही। ओके। अच्छा तो अब आप लोग है ना थोड़े इसमें वो बताइए करेक्शंस का क्या है। ये तो 37 में सिर्फ ए और डी आंसर आएगा, है ना? 37 का एडी और 49 बाकी इधर सब ठीक है, इधर सब ठीक है। 49 तो वो है ना, वाई नहीं दिया हुआ है ना, तो 49 बोनस है और 37 का ए और डी आंसर आएगा। और मेंस वाले में क्या था? 2 सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, 6th बोनस और 7th का 4th ऑप्शन, 4th ऑप्शन। हाँ, एक तो सेकंड का सी ऑप्शन करना था और क्या क्या करेक्शन थे बेटा इसमें? 6th का बोनस और 7th का 4th ऑप्शन। 6 का बोनस और 7 का 4th ऑप्शन, बाकी आगे के सारे सही है ना? आगे तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा अब जो आपका इस हफ्ते का जो टॉपिक्स हैं वो आपके इंडेफिनेट डेफिनेट है, तो उनकी थ्योरी आप जरूर कर लीजिएगा, है ना? यस। तो कल की क्लास में हम लोग उसकी थ्योरी ब्रीफ में देख लेंगे और साथ में हम लोग जो आपका आर्काइव जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके ओके बेटा, थैंक यू। थ्योरी क्या रहने देते हैं, आर्काइव डिस्कस कर लेंगे, फिर शीट डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी बेटा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कोई लंबे में नहीं बताने। यस सर, ओवरव्यू ले लेंगे सर एक बार थ्योरी का। इंडेफिनिट में थोड़ा सा है। यस सर। चलो ओके सर।